आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड आज हुई है और इसके बाद देश को 53 जाबाज अफसर मिल गए। 4 तस्वीरें आप देख लीजिए आज की परेड की। पहली तस्वीर में आप आईटीबीपी के उन जाबाज 53 अधिकारियों को देख सकते हैं जो अब असिस्टेंट के रूप में देश की सेवा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस परेड में शामिल हुए और उन्होंने परेड की सलामी ली। इस मौके पर हथियारों की प्रदर्शनी भी वहां पर लगाई गई थी और इन 4 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको इस परेड की तमाम हाइलाइट्स दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मसूरी में यह परेड संपन्न हुई आईटीबीपी की। 53 जाबाज अफसर मिले हैं अब देश को। इस परेड के बाद उनकी ट्रेनिंग पूरी। इस परेड की सलामी ली खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और इस मौके पर हथियारों की एग्जीबिशन भी वहां पर लगाई गई, वो भी आप देख सकते हैं। हथियारों की प्रदर्शनी की झलक भी एक तस्वीर में आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 4 तस्वीरें आज के पासिंग आउट परेड की, आईटीबीपी की भव्य परेड। तो मसूरी में आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड के बाद देश को अब 53 जाबाज अफसर मिल गए हैं। इन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है। पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और उन्होंने इस परेड की सलामी ली। देखिए आप कैसे मुख्यमंत्री ने इस परेड की सलामी ली। आईटीबीपी की कैप भी उन्होंने लगाई। पासिंग आउट परेड की और भव्य पासिंग आउट परेड की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। 53 जाबाज अफसर पासिंग आउट परेड के बाद कमीशन आईटीबीपी में। मसूरी में यह आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड हुई जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जोश और जज्बा देखिए आपका नौजवान अफसरों का, इनकी कदम ताल देखिए आप, सिंक्रोनाइजेशन देखिए। आपकी जोशीली और बेहतरीन परेड को देखकर मैं आज ये कह सकता हूं कि आप सब आईटीबीपी में सेवा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं अपनी तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन है आपका, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहां पर भी आपको सेवा का अवसर मिलेगा, जहां पर भी आपकी तैनाती होगी, आप भारत मां के ध्वज को हमेशा ऊंचा रखने का काम करें। शहीदों की शहादत के कारण ही हम सुरक्षित हैं। शायद तभी किसी ने ठीक ही कहा है, ये देश चैन से सोता है, ये देश चैन से सोता है वो पहरे पर जब होता है। जो आंख उठाता है दुश्मन तो अपनी जान को खोता है। उनकी वजह से आज सुरक्षित है सारी आवाम। सरहद पर खड़े रखवालों को दिल से मेरा सलाम है। आप सबके बीच में आकर आज मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि मैं एक सैनिक का पुत्र हूं। तो मुख्यमंत्री के उद्गार आपने सुने। इस अवसर पर एक कविता भी उन्होंने पढ़ी और इस कविता के जरिए उन्होंने सलाम किया उन जवानों को जो सरहद पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं, कुर्बानी देते हैं, सुप्रीम सेक्रीफाइस करते हैं देश के लिए। और बचपन भी उनको याद आया इस अवसर पर बात में। मैं इन नव अधिकारियों को याद दिलाना चाहूंगा कि देश सेवा के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में अब तक प्रशिक्षित अधिकारी होने के नाते आपकी सेवाओं पर सबसे पहला अधिकार राष्ट्र का है। इस दायित्व को आपको समझना है और पूर्ण निष्ठा के साथ निभाना है। दूसरा अधिकार आपके अधीनस्थ कर्मियों का है जिनके कल्याण एवं उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना है। और एक बड़ी खबर है, उत्तरकाशी से गंगोत्री नेशनल हाईवे खुल गया है। जी हां, चिन्याली सौड़ नगुड़ के पास यह हाईवे खुल गया है। वहां पर बाधित था मलबा गिरने की वजह से यह हाईवे और इस पर आवाजाही, सड़क की कटिंग की वजह से वहां पर लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, भूस्खलन हो रहा है।
अच्छी खबर ये कि इसे क्लियर कर लिया गया है यहाँ पर उत्तरकाशी में, और गंगोत्री हाईवे खुल गया है उत्तरकाशी में। तो जाहिर सी बात है आवाजाही इससे सुचारू हो पाएगी इस हाईवे के खुलने के बाद। चिन्यालीसौं और नगुण के पास ये हाईवे खुला है, जो कि लैंडस्लाइड की वजह से और मलबा आने की वजह से बाधित हो गया था, जिस पर आवागमन। बड़ी खबर उत्तरकाशी से, बड़ा अपडेट। नेशनल हाईवे, गंगोत्री नेशनल हाईवे अब ओपन है, अब खुल चुका है आवाजाही के लिए। सड़क की कटिंग हो रही थी, लैंडस्लाइड हुआ, मलबा गिरा और रास्ता बाधित हुआ। और आपको बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कर्णप्रयाग पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अमृत महोत्सव में शिरकत की। पहले पूर्व मुख्यमंत्री का पार्टी कार्यकर्ताओं ने वहां पर स्वागत भी किया। ये देखिए आप, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जब कर्णप्रयाग पहुंचे तो कैसे पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, वो भी आप देखिए। अमृत महोत्सव में शिरकत करने के लिए गौचर पहुंचे कर्णप्रयाग। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तस्वीरें, उनके स्वागत की तस्वीरें, अमृत महोत्सव में शिरकत करने के लिए वहां पर पहुंचे वो। आगे बढ़ते अब कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, जो उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है और इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। खटीमा से इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई। 2002 से लेकर 7 तक नरेंद्र तिवारी जी के नेतृत्व में, 12 से लेकर के 17 तक हरीश रावत जी मुख्यमंत्री, उनमें दौरान जो विकास की योजनाएं चलाई गई थी, जिसको इन सरकारों ने, बीजेपी किसानों ने अवरुद्ध करते हैं, उन सवाल को अपने पॉजिटिव और इनके जो विफलताओं को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। 4 चरणों में हमने परिवर्तन यात्रा का पहला कार्यक्रम बनाया है, जिसमें कि खटीमा, जहां उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड राज्य के लिए शहादत देकर के एक नए उत्तराखंड की कल्पना की थी, वहां से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। तो 4 चरणों में होगी। 2 चरणों हम तराई के क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्रों में करेंगे, 2 चरणों में पर्वतीय क्षेत्र में करेंगे, और उसके बाद अलग कार्यक्रम में विधानसभा वाइज, जिले वाइज उन तमाम मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने का कार्यक्रम करेंगे। ये कार्यक्रम चरणबद्ध बने। पहले चरण में परिवर्तन यात्रा की खटीमा से शुरुआत हो रही है। और इन दिनों राजधानी देहरादून की सड़कों पर आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं। एक तो बरसात की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी रहती हैं, उन्हें मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, और वहीं स्मार्ट सिटी के कामों ने लोगों की मुश्किल को और बढ़ा दिया है। 2.5 साल हो गए हैं मगर काम अधूरे ही नजर आ रहे हैं। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे काम अब आम लोगों के लिए सिरदर्द बन गए। काम कछुए की रफ्तार से चल रहे हैं, जिस वजह से शहर में आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं। राजधानी देहरादून में पिछले 2.5 साल से स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं। तकरीबन 14 करोड़ की लागत से देहरादून को स्मार्ट बनाया जा रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी के तमाम जो काम चल रहे हैं उनसे लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं ये स्मार्ट सिटी के काम की आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो काम है राजधानी के अलग अलग सड़कों पर बने हुए हैं। जहाँ ये काम चल रहे हैं वहाँ पर अमूमन लोगों को जाम की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2.5 साल से काम लगातार चल रहे हैं और 5 CEO भी स्मार्ट सिटी के बदल दिए गए हैं। उसके बावजूद भी काम तकरीबन 60% से ज्यादा नहीं हो पाए। ज्यादातर योजनाएं धरातल पर अधूरी पड़ी हैं। शहर में जगह जगह सड़कों की खुदाई हो रही है। बरसात के मौसम में इनसे कीचड़ पैदा हो रहा है और फिर जाम के हालात बन जाते हैं। कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, कोई किसी तरीके का प्रोग्रेस नहीं है काम में, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ट्रैफिक का कितना बुरा हाल है। एक ही रोड पर दोनों साइड का ट्रैफिक चल रहा है और ये रोड जो है बिल्कुल ब्लॉक हो गई है। स्मार्ट सिटी का जिम्मा संभाल रहे विभाग में अब तक 5 CEO भी बदल चुके हैं। अब बागडोर फिर से नए हाथों में है, लिहाजा अधिकारी तेजी लाने का भरोसा तो दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी पे मैंने अपने जितने भी अधीनस्थ हैं सबको स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि सब लोग फील्ड में रहेंगे, फील्ड में जाके अपने स्तर से तेज़ी काम जो है निपटाएंगे। और जनता के सहूलियत के लिए मैंने हर जहाँ पे भी बोर्ड्स लगे हुए हैं स्मार्ट सिटी के बोर्ड्स, वहाँ पे एक मैंने ठेकेदार की ओर से भी, कंस्ट्रक्शन एजेंसी की ओर से भी एक नंबर प्रदर्शित करने के लिए कह दिया है। प्रैक्टिकल काम धरातल में करना पड़ता है, इसमें थोड़ा समय भी लगता है। जो परेशानी आज जनता को हो रही है, मैं समझता हूँ कि परेशानियाँ बहुत ज़्यादा उठानी पड़ रही है, चाहे हमारा जो है पलटन बाजार वाला क्षेत्र हो, किंतु साथ साथ यह भी कहना चाहूँगा कि परेशानी उठाने के बाद फिर सुख सुविधाएं भी मिलेगी, ये मैं कहना चाहूँगा। पिछले 2.5 सालों में देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जिसमें शहर भर में मल्टी यूटिलिटी डक्ट, सीवर लाइन बिछाने, वाटर सप्लाई सिस्टम को दुरुस्त करने, नाली निर्माण,
फुटपाथ सौंदर्यीकरण जैसे जरूरी काम होने हैं। अब राजधानी के लोगों को इंतजार उस पल का है जब दून स्मार्ट बनेगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि देहरादून स्मार्ट बन ही जाए। उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत बन गई है। भूस्खलन की वजह से एक ओर पहाड़ दरक रहे हैं, दूसरी ओर इमारतों को भी खतरा पैदा हो गया है। जोशीमठ से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जिसमें एक 25 कमरों का होटल पल भर में भरभरा कर धराशायी हो गया। जोशीमठ की ये तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। देखिए, एक बहुमंजिला इमारत चंद सेकंड के भीतर धराशायी हो जाती है। पलक झपकते ही इस होटल की इमारत टुकड़े टुकड़े हो जाती है और उसका नामो निशान मिट जाता है। बताया जा रहा है भूस्खलन की वजह से होटल की नींव कमजोर पड़ गई थी, जिसकी वजह से ही इसके धराशायी होने का खतरा था। एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ को भी बुलाया गया, मगर ये तस्वीरें दिलों में खौफ भरती हैं। 25 कमरों वाला ये होटल पल भर में नीचे आ गिरता है। जिस किसी ने ये मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। मगर खतरा अभी टला नहीं है। भूस्खलन से जोशीमठ जाने वाली 66 केवी की विद्युत लाइन, एनटीपीसी की 11,000 किलोवाट की लाइन समेत बद्रीनाथ हाईवे को भी खतरा है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। और एक बड़ी अपडेट आ रही है। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले हैं वेस्टर्न कमांड इन चीफ आईटीबीपी मनोज कुमार रावत। दोनों देशों में सकारात्मक परिणाम निकालने की कोशिश चल रही है। बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड की सीमा में कुछ दिनों पहले चीनी सैनिकों की गतिविधि दिखाई दी थी। बॉर्डर पर हमारे जवान हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, यह कहना है मनोज रावत का। आईटीबीपी सभी बॉर्डर्स पर अलर्ट है। गश्त जवानों की बॉर्डर्स पर जारी है। विनोद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। विनोद, किस रेफरेंस में ये बयान दिया गया मनोज कुमार रावत जी के द्वारा? जी, राजेंद्र, देखिए, आज मसूरी में आईटीबीपी की पासिंग आउट प्रेस थी। उस दौरान भारत सीमा विवाद पर वेस्टर्न कमांडर चीफ मनोज कुमार रावत का बड़ा बयान आया है। और जिस तरह से लगातार भारत चीन सीमा पर लगातार विवाद रहा हो और उत्तराखंड की सीमा की चीन से लगती है राजेंद्र, तो कई ऐसी गतिविधि यहाँ पर भी देखने को मिली कि जब उत्तराखंड और चीन की सीमा पर चीनी सैनिक घूमते मिले, उनकी गतिविधियां पाई गई थी। तो उस पूरे मसले को लेकर दोनों देशों में विवाद है और ऐसे में बार बार राउंड अगर चल रहा है तो भारतीय सेना और अन्य दलों के माध्यम से जो वार्ता चल रही, तो उसमें सकारात्मक परिणाम की बात जरूर मनोज कुमार रावत ने की है। लेकिन उससे अगर हट के बात करें तो उत्तराखंड में भी जितने भी बॉर्डर है, चाहे नेपाल बॉर्डर हो या फिर चीन बॉर्डर, उस पर पूरी तरह से जवानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, गश्ती बढ़ाई गई है। उसके साथ साथ में हर बेहतर से बेहतर स्थिति से निपटने के लिए या फिर कोई भी अगर स्थिति आती है दोनों देश के बीच में, तो हर स्थिति से निपटने के लिए जवानों को मुस्तैद और अलर्ट किया गया है। तो एक बड़ा बयान यहाँ पर वेस्टर्न कमांडर चीफ और मनोज कुमार रावत का आया है। और पूरे मसले को लेकर जिस तरह से दोनों देशों के बीच में विवाद है, सीमा विवाद है, हालांकि केंद्र के स्तर से इस पर बार-बार राउंड का वार्ता जारी है और ये भी माना जा रहा है कि सकारात्मक परिणाम आने की भी संकेत है। लिहाजा उत्तराखंड की जो सीमा है, जो चीन से लगी हुई है और नेपाल से लगी है, उस पर गश्त बढ़ा दी गई है। और उसके साथ साथ भी आईटीबीपी के जवान और आईटीबीपी की टुकड़ियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। राजेंद्र, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद। की वजह से 50 मवेशी जिंदा दफन हो गए। इसमें 41 बकरियां, 4 बैल और 5 गाय शामिल हैं, जबकि भूस्खलन से 2 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। गनीमत यह रही कि आपदा में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। सूचना के बाद प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची। डीएम का कहना है कि आपदा से हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है और इसके बाद मुआवजे को दिया जाएगा, मुआवजा बांटा जाएगा। भूस्खलन में जिंदा 50 मवेशी दब गए, 41 बकरियों की मौत। इधर चमोली में नंदाकिनी नदी में फंसी गाय को रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ टीम ने क्रेन की मदद से गाय को बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। ये गाय नंदप्रयाग इलाके में नंदाकिनी नदी के किनारे फंसी हुई थी। रास्ता नहीं होने की वजह से इसे रेस्क्यू करने में बहुत मशक्कत हुई। ये देखिए आप कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया इस गाय के लिए। एसडीआरएफ की टीम ने इस गाय को रेस्क्यू किया। चमोली में नंदाकिनी नदी से इस गाय को रेस्क्यू किया गया और बहुत मशक्कत करनी पड़ी इसे निकालने में।
लेकिन रेस्क्यू कर दिया गया इस गाय का एसडीआरएफ की टीम के द्वारा। अगली खबर देहरादून से है। पहाड़ी इलाकों में और साथ साथ पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने इस बाबत आशंका जाहिर की है, भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के अलग अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तो बारिश का सिलसिला उत्तराखंड में और खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में जारी। फिर से एक बार मौसम विभाग की चेतावनी। और अब बात मसूरी की, जहां पर मसूरी देहरादून रोड भारी भूस्खलन होने के बाद बंद हो गया। दूसरी ओर मसूरी देहरादून रोड गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन के बाद बंद हो गया और रास्ता बंद होने से इसके दोनों ओर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और पिथौरागढ़ में मुनस्यारी तहसील के मटैना हरकोट मार्ग का निर्माण तो शुरू हुआ, मगर फिर भी ग्रामीणों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आलम यह है कि सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं और इस वजह से इस पर सफर करना बहुत मुश्किल है। इतना ही नहीं, जिस जगह पुल बनना था वहां पर पुल नहीं बन पाया है और इस वजह से लोग लकड़ियों के पुल के सहारे आवाजाही करते हैं। हालांकि अधिकारियों का यह कहना है कि पुल का निर्माण काम बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। इसी रास्ते से मतकोट 15 अगस्त करीब आ गया है और ऐसे में उत्तराखंड के तमाम बॉर्डर्स पर चौकसी बढ़ा दी जा रही है। रुद्रपुर में पुलिस, LIU और बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड की टीम ने रोडवेज और शहर के प्रमुख चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने के साथ साथ सामानों की भी चेकिंग की गई। रोडवेज बसों में यात्रियों से भी पूछताछ की। बस आप हाथ हटा दिए, आप रुक जाओ, अभी चेक नहीं किया उसने। रहने दो। और आज कॉर्बेट का 85वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और इसे 8 अगस्त 1936 को बंगाल टाइगर को संरक्षण देने के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था और इसके बाद से ही यहां बाघों का संरक्षण किया जा रहा है। आज 85वां स्थापना दिवस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। देहरादून से इस वक्त हमारे पास है तीलू रौतेली पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हो गया है। 22 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जा रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करने पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर देहरादून से, तीलू रौतेली पुरस्कार 22 महिलाओं को दिया जा रहा है और इस पुरस्कार वितरण समारोह में पहुंचे हुए हैं खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। जो कुछ उन्होंने कहा आपको दिखाते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एथलेटिक्स में प्रथम पदक दिलाने वाले भारतीय सेना में सूबेदार नीरज चोपड़ा जी को मैं उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैं आज अत्यंत भावुक हूं। उनका भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना जहां उनकी जी तोड़ मेहनत का नतीजा है, वहीं सैन्य अनुशासन का भी परिणाम है। नीरज जी के परिवार को भी मेरी ओर से ढेरों बधाइयाँ। तो नीरज चोपड़ा के ज्वेलिंग थ्रो में गोल्ड मेडल जीतते ही मसूरी के लोग खुशी से झूम उठे। मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर लोग इकट्ठे हुए, जमकर आतिशबाजी की और इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मिठाई दी। तस्वीरें देख लीजिए आप मसूरी। उत्साह में, प्रसन्नता में लोगों ने आतिशबाजी की, जमकर की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बहुत स्वाभाविक उनका आनंद। स्वर्ण इंडिविजुअल जो लेवल मेडल्स में दूसरी बारी भारत को स्वर्ण पदक मिला है और भारत जो कि इस ओलंपिक में भी तक गोल्ड मेडल से वंचित रहा था, उसमें नीरज चोपड़ा जी ने जो स्वर्ण पदक जीता है, इससे हम सब की छाती चौड़ी हुई है और आगे आने वाले ओलंपिक्स में बच्चों को, स्पोर्ट्समैन को एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 2 दिन के दौरे पर टिहरी पहुंचे। वहां पर उन्होंने सबसे पहले धनौल्टी और फिर चंबा में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वहीं नई टिहरी पहुंचने पर विकास भवन सभागार में कार्यकर्ताओं का संवाद कार्यक्रम हुआ और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन भी किया गया। इधर पूर्व सीएम और सांसद तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की।
उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ उत्तराखंड सरकार के 4.5 साल के कामों को लेकर वो जनता के बीच जाए।